श्री गणपति नमः। श्री गणेश की वंदना कर, दिन के स्वामी सूर्यदेव की आराधना कर, इष्ट देव का ध्यान कर, गुरुजनों को नमन कर, अभिनंदन करते हैं आपका वरुण स्टोर द्वारा प्रस्तुत आज के दैनिक पंचांग में। यह नित्य प्रस्तुत हुआ करता है और इसमें डेटा हम जो भी प्रयुक्त हो करते हैं वह दृक पंचांग से लेते हैं। छवि, ध्वनि तथा जन्म तिथि किसी महान व्यक्तियों का वह गूगल से लेते हैं और यह प्रस्तुति आप तक यूट्यूब के माध्यम से इस सौजन्य से आप तक पहुंच पाते हैं। पंचांग जिस तरह से पंचांग के जैसे जिस तरह से 5 अंक होते हैं, इस दैनिक पंचांग के भी 5 भाग हैं। और चलिए चर्चा करते हैं, संक्षिप्त परिचय लेते हैं 5 भाग का। पहला भाग पंचांग मुहूर्त और ग्रहों के गोचर से संबंध रखता है और इसी पहले भाग में से पंचांग और मुहूर्त को लेकर हम लघु पंचांग आपके लिए अलग से नित्य प्रस्तुत करते रहते हैं, जो कि आपके सुझाव के अनुरूप। दूसरा भाग नक्षत्र से संबंधित है, जिसे तारा बलम कहते हैं। चंद्रमा जिस नक्षत्र में रहते हैं जन्म कुंडली में और आज जिस नक्षत्र में गोचर कर रहे हैं, भ्रमण कर रहे हैं, उसके अनुसार कैसा दिन रहने की संभावना है। और यह चंद्रमा तारा बलम चंद्रमा के परिप्रेक्ष्य में है, क्योंकि आज के बारे में बताता है। और यह पूर्ण सिद्धांत 9 तारा पद्धति से लिया गया है, जो कि सभी ग्रहों के बारे में बताता है। जातक का इस दशा महादशा का और ग्रह का जब स्थिति जान जाते हैं कि कौन से ग्रह शुभ है कौन से अशुभ है, तो हम यह भी जान सकते हैं कि कौन से ग्रह हमारे लिए कौन सी दशा महादशा हमारे लिए तो फलदायी होगा। जन्म कुंडली के कौन से ग्रह हमारे लिए अच्छे फल देंगे और जीवन में मिलने वाले हमसे व्यक्ति जो भी मिले जीवन में जन्म से मृत्यु तक वे हमारे लिए कितना शुभकारी होंगे और हम उनके लिए कितने शुभकारी। ये सभी बातें 9 तारा चक्र पद्धति से हम जानते हैं। तो चलिए, प्रस्तुति बहुत महत्वपूर्ण है, तो आप तो ये कहीं जाएंगे नहीं, साथ रहेंगे विस्तृत चर्चा पर प्रस्तुति में। तीसरा भाग जिसे चंद्र बलम कहते हैं, यह चंद्रमा जिस राशि में जन्म कुंडली में हुआ करता है स्थायी रूप से, और आज जिस राशि में भ्रमण कर रहे हैं, दोनों के परिप्रेक्ष्य में आज कैसे दिन होने के संकेत, यह हम चंद्रमा के परिप्रेक्ष्य में ही देखते हैं और चंद्र राशि से देखते हैं। तो प्रस्तुति में देखेंगे, तीसरी चर्चा प्रस्तुति में। चौथा भाग चौघड़िया से संबंधित है, जो कि शुभ और अशुभ मुहूर्त दर्शाता है, शुभ अशुभ काल दर्शाता है। किसी भी कार्य को करने के लिए इसे देखा जाता है, चाहे वो दैनिक कार्य हो, प्रथम बार किए जाने वाले कार्य हो या अन्य कार्य, इसकी शुभता देखी जाती है और इस बहुत ही उपयोगी है। और इसकी उपयोगिता को देखते हुए हमने हिंदी और अंग्रेजी में अलग अलग यूट्यूब में वीडियो पोस्ट किया है। विस्तृत चर्चा प्रस्तुति में करें। पांचवा और अंतिम भाग, जब हम जन्म लेते हैं तो ईश्वर द्वारा प्रदत्त एक अंक होता है और उसी अंक के अंक में जन्म लेते हैं। अंकों के अंक में हम खेलते हैं, बढ़ते हैं और अंकों को पीछा करते हुए आगे बढ़ते हैं। अंक भी हमारे साथ नहीं छोड़ते, अंक भी हमारे साथ रहते हैं। कुछ अंक ऐसे होते हैं जो हमारे लिए नुकसान की ऊर्जा नहीं दे पाते, कुछ अंक हैं जो कि ऊर्जा अच्छी देते हैं। तो उन अंकों को पहचान करना, अंकों के साथ तालमेल करना, यही अंक जो है बहुत आसान है सीखना। इसलिए अंक ज्योतिष पर परिचर्चा, थोड़ी सी ज्ञानवर्धक और थोड़े से आज के अंक ज्योतिष के अनुसार विभिन्न तिथियों को जन्म जातक के लिए, किसी भी माह के विभिन्न तिथियों को जन्म जातक के लिए आज का दिन कैसा होगा, ये आपके लिए विशेष रूप से लेकर आए हैं 5वें भाग। तो चलिए, प्रस्तुति में जाने के पूर्व पंचांग को हम भूल नहीं सकते, क्योंकि दैनिक पंचांग हमारे जहन में है। तो पंचांग की परिभाषा, पंचांग के बारे में संक्षिप्त चर्चा कर लेते हैं। मूलतः पंचांग के बारे में जानते हैं कि यह शुभ और अशुभ मुहूर्त जानने का माध्यम है, परंतु वास्तव में पंचांग की महत्ता कुछ इससे अधिक। यह शुभ मुहूर्त जानने का माध्यम केवल नहीं है, बल्कि यह व्यक्ति की निर्णय क्षमता को सुदृढ़ करता है, आत्मबल बढ़ाता है। पंचांग प्रकृति और ब्रह्मांड की ऊर्जा के साथ संतुलन स्थापित करने में सहायक होता है, जिसके फलस्वरूप हम सबके जीवन में शांति, समृद्धि और सकारात्मकता का संचार होता है। अतः पंचांग का अनुसरण करके हम अपने जीवन को अधिक सफल और समृद्ध बना सकते हैं। तो चलिए आइए
पंचांग की महत्ता को देखते हुए हम सब पंचांग का अनुसरण करके अपने जीवन में शांति, समृद्धि और सकारात्मकता का संचार सुनिश्चित करते हुए अपने जीवन को अधिक सफल और समृद्ध बनाए। साथ ही साथ साझा करें प्रस्तुति को अपने मित्रों, परिजनों पर शुभेच्छुओं के संग, ताकि वे भी पंचांग का अनुसरण करके अपने जीवन में शांति, समृद्धि और सकारात्मकता का संचार सुनिश्चित करते हुए अपने जीवन को अधिक सफल और समृद्ध बना सके। और उनके इस प्रयास में हम सब एक माध्यम बनकर पुण्य के भागी। चलिए, अब आप ये कहीं जाएंगे नहीं, हमारे साथ चलिए, रुके रहिएगा, हमारे साथ बढ़ते चलेगा, कागज कलम खोल के रखिए ताकि आप कुछ नोट कर सकें जो आपके लिए ज्ञान होता है। जी हाँ, पंचांग के पहले भाग में आपको ले चलते हैं। और यात्रा तो ज्यादा बड़ी नहीं है लेकिन महत्वपूर्ण, इसलिए हमारे साथ बने रहिए। धन्यवाद। चलते हैं प्रस्तुति। आज दिनांक 5 अक्टूबर 2025, माह आश्विन, पक्ष शुक्ल, शाका संवत 1947 विश्व वसु, विक्रम संवत 2082 कलयुग और कलयुग का 5,826वां वर्ष। आज का सूर्योदय 5:43 पर, सूर्यास्त 5:32 पर, सनराइज एट 5:43 एम, सनसेट एट 5:32 पीएम। आज का दिशा सोल पश्चिम है, फिर भी इस दिशा में यात्रा करने को बाध्यता हुई तो घी या दलिया का सेवन कर यात्रा करें और यात्रा में सुखता है। पंचांग के पांचों अंग, वार रविवार, तिथि अपरांत 3:03 तक त्रयोदशी जो जया तिथि के अंतर्गत आता है, तत्पश्चात चतुर्दशी जो विक्ता तिथि के अंतर्गत आता है। नक्षत्र प्रातः 8:01 तक सतीशा, उसके बाद पूर्वभाद्रा। योग अपराह्न 4:34 तक गंड, उसके बाद वृद्धि जो कि शुभ है। करण अपराह्न 3:03 तक तैतिल, फिर गर्भ। और यह गर्भ फिर पुनः बता दें, करण अपराह्न 3:03 तक तैतिल और फिर देर रात्रि 1:47 तक गर्भ और फिर बनी। ये रहे हमारे पंचांग के पांचों। महत्वपूर्ण मुहूर्त में जाने के पूर्व भोलेनाथ का वास देखते हैं और उसकी शुभता देखते हैं। क्या आज भोलेनाथ को कहाँ पर वास है और कितनी शुभता प्राप्त होने वाली है। जय भोलेनाथ। ओम नमः शिवाय। शुक्ल पक्ष त्रयोदशी, भोलेनाथ वृषारूढ़ नंदी पर सवार अभिसिद्धि के लिए भक्ति हुई। उसके बाद वे भोजन पर जाते हैं। चतुर्दशी तिथि है जो कि शुभ नहीं। जय भोलेनाथ। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। आज के महत्वपूर्ण मुहूर्त में अभिजीत मुहूर्त दिन के 11:14 से 12:01 तक, अमृतकाल देर रात्रि 10:51 से मध्य रात्रि 0:20 तक, रवि जो प्रातः 8:01 से कल के सूर्योदय तक, विजय मुहूर्त अपराह्न 1:36 से 2:23 अपराह्न तक, गोधूलि बेला संध्या 5:32 से 5:56 तक और निशिता मुहूर्त देर रात्रि 11:13 से मध्य रात्रि 0:02 तक। रात्रि में किए जाने वाले पूजा पाठ, जब तक साधना, तत्व मंत्र आदि के लिए निशिता मुहूर्त श्रेष्ठ हुआ करते हैं। अशुभ मुहूर्त में सबसे प्रभावी अशुभ मुहूर्त राहु काल अपराह्न 4:03 से 5:32 अपराह्न तक, गुलिक काल अपराह्न 2:35 से 4:03 अपराह्न तक, यमगंड दिन के 11:30 से 1:06 अपराह्न तक, वर्ज्य मुहूर्त अपराह्न 1:57 से 3:26 अपराह्न तक और पंचक प्रातः सूर्योदय से कल के सूर्योदय तक। जब भी कोई मुहूर्त आज के सूर्योदय से कल के सूर्योदय तक होता है उसे अहोरात्रि कहते हैं। तो पंचक, अहोरात्रि। और आज की पंचक की स्थिति अशुभ, कल ज्यादा अशुभ थी, आज अशुभ। चलिए, तो ये महत्वपूर्ण शुभ और अशुभ मुहूर्त आपके समक्ष हमने प्रस्तुत किया। ग्रहों की आकाशीय स्थिति को देखें। यह स्थानीय समय पटना के 5 बजे प्रातः का है। बुधदेव अस्त चल रहे हैं और बाल्यावस्था में ही अंश के अनुसार है। अंश के शनिदेव ही बाल्यावस्था की ओर है और बृहस्पति देव वृद्धावस्था की ओर, क्योंकि यह 18 अक्टूबर को राशि परिवर्तन करने वाला। इस प्रकार यदि देखें, राशि परिवर्तन आज चंद्रमा का है, जब कुंभ से ये मीन में जाएंगे। वर्तमान में एक कुंभ राशि। तो वर्तमान ग्रहों की स्थिति को देखें तो मित्र राशि में 1 ग्रह, शत्रु राशि में 3 ग्रह, सम राशि में 5 ग्रह और स्व राशि में कोई ग्रह नहीं। अगर ये ग्रहों को राशि के अनुसार, राशि स्वामी के अनुसार देखा जाए तो सूर्य की राशि में 2 ग्रह, बुध की राशि में 2 ग्रह, शुक्र की राशि में 2 ग्रह, शनि की राशि में 2 ग्रह और चंद्र की राशि में कोई ग्रह नहीं।
मंगल की राशि में कोई ग्रह नहीं, बृहस्पति की राशि में एक ग्रह। नक्षत्र के अनुसार यदि ग्रहों की स्थिति को देखें तो मित्र नक्षत्र में एक ग्रह, शत्रु नक्षत्र में दो ग्रह, सम नक्षत्र में चार ग्रह, स्व नक्षत्र में दो ग्रह। और अपने नक्षत्र में दो ग्रह जो हैं वे हैं बृहस्पति और शुक्र। केतु, सूर्य, शनि, बुध, ये चार ग्रह ऐसे हैं जिनके नक्षत्र में कोई ग्रह नहीं है। केतु, सूर्य, शनि, बुध ये चार ग्रह हैं, स्वतंत्र ग्रह हैं जिनके नक्षत्र में कोई ग्रह नहीं है। और बृहस्पति देव के नक्षत्र में सबसे ज्यादा ग्रह तीन ग्रह, राहु देव के नक्षत्र में दो ग्रह, शुक्र देव के नक्षत्र में दो ग्रह, यानी कुल सात ग्रह बृहस्पति देव, राहु देव और शुक्र देव के ग्रह में है। और कुल सात ग्रह बृहस्पति देव, राहु देव, शुक्र देव के नक्षत्र में है। केतु, सूर्य, शनि, बुध स्वतंत्र ग्रह हैं, इनके नक्षत्र में कोई ग्रह नहीं है। और शेष ग्रहों के नक्षत्र में एक एक ग्रह। तो ये रहे हमारे आज के पहले भाग की प्रस्तुति। हमने ये पहले ही बता दिया है कि आज देर रात्रि 19:45 पर चंद्रदेव का राशि परिवर्तन होगा, जब वे कुंभ से मीन में जाए। इस प्रकार यह प्रस्तुति अब समाप्त होती है। हम आपको अब दूसरे भाग में लेकर आए हैं, जो कि नक्षत्र के अनुसार आज दिन कैसा रहने की संभावना है। इसे तारा बलन का बताया जाता है। यह चंद्रमा के गोचर से संबंध रखता है और जन्म कुंडली में चंद्रमा जिस स्थान पर है, जिस नक्षत्र में, दोनों को के परिप्रेक्ष्य में देखा जाता है। ताराबलम के समक्ष जो हॉरिजॉन्टल कॉलम है वह चंद्रमा के गोचर से, विभिन्न नक्षत्र लिखे गए उसमें, वह चंद्रमा के गोचर से संबंधित है। ठीक उसी प्रकार ताराबलम के नीचे वर्टिकल कॉलम रोज है, जिसमें भी नक्षत्रों के नाम है। यह जन्म पत्रिका में चंद्रमा जिस नक्षत्र में है उनसे देखा जाता है। कुल 9 स्थितियां बनती है आज की या कभी की। ताराबलम के अनुसार कुल 9 स्थितियां बनती है। 9 नक्षत्र है, 9 ग्रह है, 9 नक्षत्रों के समूह है, इसलिए 9 स्थिति बनती है। पहला जन्म, दूसरा संपत, तीसरा विपत, चौथा क्षेम, पांचवा प्रत्यरि, छठा साधक, सातवां दैतन्य, आठवां मित्र और नौवां। यदि इस पूरी सूची को देखा जाए, जन्म, संपत, विपत, क्षेम, प्रत्यरि, साधक, नैतन्य, पितृ और मित्र, यही तारा आपके आज के दिन के हो सकते हैं किसी भी व्यक्ति, इन्हीं में से। जब भी आज का तारा आपका संपत, क्षेम, साधक, मित्र और मित्र में है तो जानिए कि आज का दिन शुभ है। और जब भी जन्म आपका तारा जन्म, विपत, प्रत्यरि और नैतन्य में है तो वो आपको सावधान करता है। कोई दैनिक कार्यों के प्रति भी, नए कार्य कोई भी आरंभ करने से मना करता है और कहता है कि अशुभता ज्यादा है, इसलिए सावधानी जरूर। यह ताराबलम मूलतः नौ तारा चक्र पद्धति पर आधारित है। नौ तारा चक्र पद्धति ग्रहों के बारे में बात करता है, ताराबलम केवल चंद्रमा के बारे में बात करता है। जबकि नौ तारा चक्र पद्धति सभी ग्रहों से बात कर इस संबंध में बात करता है कि ग्रह की शुभता कैसे। और नौ तारा चक्र पद्धति का मूल सिद्धांत है, चंद्र ग्रहों के मन नक्षत्र हुआ करते हैं, यदि नक्षत्र ही ग्रह के फल देते हैं। तो 27 कुल नक्षत्र, ग्रह 9 ही है, तो कौन से नक्षत्र किस ग्रह के फल देंगे, इसके लिए सभी नक्षत्र, इस नक्षत्रों को 3 श्रेणी में रखा गया, 9 9 नक्षत्रों के समूह बनाकर। और यह सूची इस तरह से थी, पहला से 9वां तक पहला श्रेणी, दूसरा से 10वां से 18वां दूसरा श्रेणी और तीसरा 19वां से 27वां। ग्रहों को महादशा के क्रम में रखा गया। केतु देव पहला ग्रह, शुक्र देव दूसरा, सूर्य तीसरा, चंद्रमा चौथा, मंगल पांचवा, राहु छठा, बृहस्पति सातवां, शनि आठवां, बुध नौवां। और पहला ग्रह जो हर श्रेणी में से बने, जैसे पहला पहला नक्षत्र हर श्रेणी में से जो हुए, पहला, 10वां, 19वां,
उनका स्वामित्व पहले ग्रह हो गया। उसी तरह से दूसरा 11वां 20वां नक्षत्र का स्वामित्व शुक्रदेव हो गया। तीसरा 12वां 21वां का स्वामित्व सूर्यदेव को। चौथा 13वां और 22वां का चंद्रदेव को। पांचवां 14वां और 23वां का स्वामित्व मंगल को। और इसी क्रम में 9, 18वां 27वां का स्वामित्व बुध को गया। और यह सूची इस प्रकार। अब इसे आप सहेज सकते हैं, ये आपके लिए उपयोगी हो सकता है। और ग्रहों के समक्ष उनके नक्षत्रों के नाम लिखते हैं जिनके वे स्वामी हैं। अब फलित कैसे करते हैं, यह महत्वपूर्ण। आज दिन रविवार है, सूर्यदेव का दिन है। चलिए सूर्यदेव के ही नक्षत्र को देख। यदि किसी जातक का जन्म सूर्य के नक्षत्र में हुआ है, कृतिका, उत्तरा, फाल्गुनी या उत्तराषाढ़ नक्षत्र में हुआ है, तो वैसी स्थिति में पहला ग्रह सूर्यदेव ही बनेंगे। और वहां से यह देखा जाता है कि जो भी आ गया हम घड़ी की सुई की दिशा में आगे बढ़ेंगे। दूसरा ग्रह चंद्रमा बनते, तीसरा मंगल, राहु चौथा, पांचवा बृहस्पति, छठा शनि, सातवां बुध, आठवां केतु और नौवां शुक्र। तो पहला, तीसरा, पांचवा और सातवां जो ग्रह बने, यानी सूर्यदेव, मंगल देव, बृहस्पति देव और बुध देव। पहला सूर्यदेव, तीसरा मंगल देव, पांचवा बृहस्पति देव और बुध देव, ये तो फलदायी नहीं। सूर्य के नक्षत्र में जन्म जातक और वहीं दूसरा चंद्रमा, राहु, शनि, केतु और शुक्र तो फलदायी। और तब इस प्रकार किसी भी जातक के सूर्य के नक्षत्र में जन्मे जातक के लिए अगर यह पता चल गया कि कौन से ग्रह सुफलदायी होंगे, कौन से असुफलदायी होंगे, तो किस दशा महादशा का फल शुभ होगा, किस महादशा का फल अशुभ होगा, कौन सी चुनौती भर लेकर के आएगा, ये हम पहले से जान सकते हैं। और जब पहले से हम जान जाएंगे तो फिर हम अपने आप को शुभ ग्रहों की स्थिति में शुभ कार्यों का निष्पादन करेंगे। और चुनौती भरे जो दशा महादशा होंगे उसमें हम अपने आप को सावधान रखेंगे, मानसिक रूप से तैयार रखेंगे। और यह अंततोगत्वा पीड़ा कम देगी, जो कि अंततोगत्वा स्वास्थ्य में हमारे लाभदायक। इस प्रकार ग्रहों के चाल को हम पहले से समझ सकते हैं। और हम हाथ पर हाथ न बैठकर, धैर्य न धरकर हम प्रयास कर सकते हैं चुनौती को सामना करने के लिए और शुभ कार्यों का निष्पादन शुभ दशा में, महादशा में। जन्म कुंडली में ग्रह कहाँ पर बैठे हैं तो इसके यह बहुत ही लाभकारी होता है। और हम ग्रहों को पहचान कर, उदाहरण स्वरूप यदि दूसरा सूर्य के नक्षत्र में जन्मे जातक को के लिए चंद्रमा को देखेंगे, चंद्रमा कहाँ है, क्योंकि चंद्रमा दूसरा ग्रह है, संपत्ति के कारक है। चंद्रमा जहाँ बैठे हैं उससे संबंधित कार्य यदि जातक करता है इस भाव से, राशि से और ग्रह से, तो फिर संपत्ति के कारक हो। इसी प्रकार चंद्रमा के नक्षत्र, सूर्य के नक्षत्र में जन्मे जातक यदि चंद्रमा के नक्षत्र वाले जन्मे जातक के साथ पार्टनरशिप करते हैं तो उनके लिए वह लाभदायक होगा, संपत्ति का कारक होगा। लेकिन वही यदि वे मंगल के नक्षत्र में जन्मे जातक से यदि पार्टनरशिप कर लिए तो विपद का कारक। तो यह हमारे हमें संकेत देता है कि किस जातक के साथ कैसा संबंध करें, कौन से ग्रह हमारे लिए उपयोगी होंगे। ये सभी हमें एक जगह बताता है। नव तारा चक्र पद्धति कितनी अद्भुत पद्धति है। और इसकी अद्भुत पद्धति को देखते हुए हमने नव तारा चक्र पद्धति पर अलग से वीडियो पोस्ट करके रखा है और आपके लिए उपयोगी होगा, यही हमारा विश्वास है। और इसमें हमने भगवान राम, माँ सीता तथा पवन पुत्र हनुमान की भी जन्म कुंडली रखी है। और यह नव तारा चक्र पद्धति से प्रयास किया है यह जानने का कि उनके आपस की मित्रता कैसी। जी जरूर देखिए, आपके लिए लाभदायक। अब वापस चलते हैं तारा मनन पर। आज का चंद्रमा क्या कहता है, संकेत क्या दे रहा है, किस नक्षत्र वाले व्यक्तियों के लिए कैसे संकेत, यह आपके समक्ष प्रस्तुत। आज चंद्रमा सतभिषा नक्षत्र से गोचर कर रहे हैं प्रातः सुबह 8:01 पर। उसके बाद वे पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र में जाएंगे। तो यदि भरनी, पूर्वा फाल्गुनी या पूर्वाषाढ़ नक्षत्र में जन्मे जातक के लिए हम देखें
तो पहला भाग प्रत्यरी होगा, दूसरा भाग साधक होगा। वही अश्विनी माघा मूला नग के व्यक्ति के लिए पहला भाग साधक है, शुद्ध सुबह, और उसके बाद का बहुत ही शुभता लेकर सावधानी की जरूरत। और इसी तरह से हम दूसरे नक्षत्रों का भी, किसी भी नक्षत्र का देख सकते हैं। यदि पहले भाग का देखें हम, पुनर्वसु विशाखा पूर्व भाद्रपद नक्षत्र में जन्मे जातक के लिए, क्योंकि चंद्रमा पूर्व भाद्रपद में ही जा रहे हैं, इसलिए पहले भाग में अति मित्र है और दूसरे भाग में वे जन्म में है पीड़ादायक। तो हमने आरंभ में भी कहा था कि चंद्रमा जब भी जन्म, आज का जन्म विपद प्रत्यय और नैथनी में यदि आपका तारा रहता है, तो इसका तात्पर्य यही है कि दैनिक कार्य में सावधानी, अशुभता से बचने का प्रयास, नया कार्य बिल्कुल ही नहीं करने का संकेत। अब आप में से कोई कह सकते हैं या पूछ सकते हैं कि उपाय क्या है। जी हाँ, उपाय सबसे पहला ये है कि जोखिम न लें। यदि सावधानी बरतें दैनिक कार्यों में, क्योंकि दैनिक कार्य वह नौकरी पेशा वाले लोग हैं या जो भी व्यवसाय वाले लोग हैं, यह दैनिक कार्य के अंतर्गत आता है। और उस वह तो करना ही है, लेकिन सावधानी बरतें, खास करके धोखा ना हो, कहीं कुछ अशुभता ना हो। उपाय के लिए आप उपाय जानने को आतुर होंगे। उपाय के तौर पर हम यही कहेंगे कि कोई भी उपाय करके जोखिम न लें, क्योंकि उपाय जो हम अभी बताएंगे वह अपुष्ट है, कंफर्म नहीं है उपाय वह कारगर हुआ या नहीं, ये इसकी कंफर्मेशन नहीं है। और हम किसी को यह प्रयोग करने के लिए सलाह नहीं देते, क्योंकि कोई भी व्यक्ति कार्य करता है तो शुभता के लिए करता है, जोखिम नहीं। इन्हीं शब्दों के साथ उपाय के तौर पर आपको केवल जानकारी है तो कि तारा में आज का तारा जन्म में पड़ता है तो पीला कद्दू पत्ते वाली सब्जी का दान, विपत में है तो गुड़ का दान, प्रत्यय में है तो नमक का दान, नैर्धन्य है तो मुंह त्याग ही जरूरी, मजबूरी हुई तो तिल सहित स्वर्ण का दान। ये किताबों से हमने लिए है, संकलित किया है, और आप, यह पुष्ट है इसलिए हम इसकी संपुष्टि नहीं करते और न हम आपको जोखिम लेने का सलाह देते। इन्हीं शब्दों के साथ हम चलते हैं। आप जोखिम न लें। आप अगर आज का तारा आपका शुभ संकेत नहीं दे रहा है तो सावधान रहें, शुभ कार्यों को टालें, शुभ तारा के का इंतजार करें। इन्हीं शब्दों के साथ अगली प्रस्तुति हमारी चंद्र बलम, जो कि चंद्रमा किस राशि में गोचर कर रहे हैं उससे है। यह राशि के अनुसार देखा जाता है। आज का चंद्रमा देर रात्रि, मध्य रात्रि कहें 0:45 पर उनका राशि परिवर्तन होगा, जब वे कुंभ राशि से मीन राशि में जाएंगे। तो जब तक कुंभ राशि में है तब तक का फल मेष, वृषभ, सिंह, कन्या, धनु और कुंभ राशि के जातक के लिए शुभ तक है। वहीं जब मीन राशि में चले जाएंगे तब वृषभ, मिथुन, कन्या, तुला, मकर और मीन राशि के जातक के लिए शुभ तक है। शेष राशि वाले जातक इस देव का प्रार्थना करें, अशुभता की ओर ध्यान ज्यादा न दें, लेकिन सावधान रहें, नया कार्य आरंभ न करें। इन शब्दों के साथ हम आपको ले चलते हैं चौघड़िया पर। चौथी बात, चौघड़िया एक प्रकार का मुहूर्त है जो कि शुभ और अशुभ काल दर्शाता है, शुभ और अशुभ समय दर्शाता है। किसी भी शुभ काम को करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है, और चाहे वो कार्य पूजा पाठ से संबंधित हो या पहली बार कोई कार्य करने जा रहा है। यदि कोई व्यक्ति उचित मुहूर्त नहीं देख पाया या नहीं देखना चाहता है तो उसे सलाह दी जाती है कि कम से कम चौघड़िया जरूर दें। चौघड़िया की उपयोगिता काफी है, इसलिए चौघड़िया की उपयोगिता के मुद्दों को देखते हुए हिंदी और अंग्रेजी में हमने अलग अलग वीडियो और यूट्यूब पर दे रखा है। पहला है हिंदी में चौघड़िया की उपयोगिता, अंग्रेजी में यूटिलिटी ऑफ चौघड़िया। संक्षेप में यहाँ बता दें कि कुल 8 चौघड़िया दिन के होते हैं, 8 चौघड़िया रात के होते हैं, लेकिन सप्ताह के दिन 7 ही होते हैं, इसलिए 7 ही चौघड़िया का नामकरण हुआ। और प्रतिदिन जो दिन होता है उसी चौघड़िया से आरंभ होता है, और जो आदि चौघड़िया होता है वही अंत का चौघड़िया। इस प्रकार सभी चौघड़िया का संबंध साप्ताहिक दिनों से। और
हम जानते हैं कि हर सप्ताह का दिन के स्वामी अलग अलग ग्रह होते हैं, इसलिए चौघड़िया का संबंध सातों चौघड़िया का संबंध सात ग्रहों से और सातों चौघड़िया का संबंध, सातों चौघड़िया का संबंध विभिन्न कार्यों से है। और विभिन्न कार्य, विशेष कार्य के लिए वे उपयुक्त हैं। सभी ग्रह जो है, सातों ग्रह विभिन्न कार्यों के लिए, विभिन्न प्रयोजनों के लिए उपयुक्त है। इसलिए सातों चौघड़िया का संबंध विभिन्न कार्यों के लिए, विभिन्न उपयोगों के लिए, विभिन्न प्रयोजनों के लिए वह उपयुक्त। चौघड़िया को देखते समय दिन का चौघड़िया वार वेला, काल वेला और राहु काल से ग्रसित हो सकता है, और रात का चौघड़िया काल रात्रि। जब भी ऐसी चौघड़िया की अशुभता दिव्याप्त हो तो उसे त्याग करना चाहिए, क्योंकि उसमें शुभता की आशा कम, अशुभता ज्यादा होती है। और हम कोई भी कार्य करते हैं शुभता के लिए ही करते हैं। तो चलिए आज का चौघड़िया देखते हैं। आज का चौघड़िया क्या कहता है। आज दिन रविवार, उद्वेग चौघड़िया से दिन आरंभ हो रहा है, उद्वेग चौघड़िया से दिन समाप्त हो रहा है। और दिन क्या, अमृत चौघड़िया वार वेला से ग्रसित है, काल चौघड़िया काल वेला से ग्रसित है, उद्वेग चौघड़िया राहु काल से। उद्वेग चौघड़िया तो आदि का चौघड़िया भी है, अंत का भी चौघड़िया। तो सूर्यास्त के समय का जो उद्वेग चौघड़िया है वह राहु काल से ग्रसित है, और रात्रि का लाभ चौघड़िया काल रात्रि। इस तरह से आज ये सभी चौघड़िया की प्रस्तुति हुई, और आपके लिए कौन सा चौघड़िया उपयुक्त है, शुभ है, ये सूची हमने आपके साथ। पांचवा और अंतिम भाग में आपका स्वागत है। अंक ज्योतिष। अंक ज्योतिष में हम अंकों के जीवन में हमारी अहम भूमिका हुआ करती है। अंक हमारे लिए बहुत ही उपयोगी हुआ करते हैं, और हमने आरंभ में भी कहा था, अंकों के अंक में हम जन्म लेते हैं, अंकों के साथ ही बढ़ते फिरते हैं। हमारी आयु, हर चीज की गिनती होती है, गणना होती है, वो भी अंक। माह 6 माह का हुआ, 8 माह का हुआ, 9 माह का हुआ, 11 माह, 12 माह, 1 साल, 2 साल, 3 साल, इसी तरह से कक्षा में जाते हैं वहां भी अंक हमारे पीछा नहीं छोड़ते। जब हम कभी जब हम परीक्षा देने जाते हैं तो भी अंकों का ही कमाल है कि कितने प्रतिशत अंक आए। इस तरह अंक हमारे जीवन में यहाँ से आगे बढ़ते हैं। यदि नौकरी की ओर जाते हैं तो कितने अंक की आमदनी है, आदि आदि। गाड़ी का संख्या अंकों में। अंक हमारा पीछा नहीं छोड़ते, और हम अंकों के पीछे ही रहते हैं। तो चलिए अंक के बारे में थोड़ा सा परिचय। अंक ज्योतिष में एकल अंक ही अंक में प्रयोग होते हैं, वो होते हैं 1 से 9 तक। शून्य को गणना में नहीं लिया जाता, क्योंकि शून्य अनिश्चितता को दर्शाता है। और 1 से 5, 9 के अंक को देखेंगे तो पांचवा अंक ऐसा होता है जो मध्य में आता है, इसलिए उसे कहा जाता है बैलेंसिंग अंक, मध्यस्थता का। और अपने से पूर्व के आने वाले अंकों को और बाद में आने वाले अंकों को वह संतुलित करता है। 1 से 9 तक अंक जो, अगर यदि हमारे पास एक से ज्यादा अंकों के, 2 से ज्यादा अंकों के समूह हमारे पास आए, वैसे अंक आए, तो उन अंकों को जोड़कर हम एकल अंक में परिवर्तित करते हैं। यह बेसिक सिद्धांत है, मूल सिद्धांत है अंक ज्योतिष। ये अंक 1 से 9 तक जो हैं, उनके शासक ग्रह अलग अलग हैं। 1 के सूर्य, 2 के चंद्रमा, तीसरा के बृहस्पति, चौथा के राहु, पांचवा का बुध, छठा का शुक्र, सातवां केतु, आठवां शनि, नौवां मंगल। और इन अंकों को विशेष नाम से जाना जाता है। एक को राजा से या सरकार से, 2 को रानी से या पार्टनर से, तीसरा को गुरु से या सलाहकार से, चौथा को शरारती तत्वों से या नियम तोड़ने वाले व्यक्तियों से, पांचवा को राजकुमार से, छठा को मंत्री या सुख सुविधा देने वाले व्यक्तियों से, सात धर्मगुरु या ऐसे व्यक्ति जिन्हें किसी भी भविष्य में घटने वाली घटनाओं का पूर्वाभास हो। आठवां 8 को अधीनस्थ कर्मचारियों से, नौकर चाकर से, समाज के नीचे तबके के लोगों से और न्यायालय से। 9 को सेनापति से, पुलिस से, डॉक्टर से, पुलिस।
तो ये रहे हम सभी अंकों के विशेष नाम। अंक जब हम जन्म लेते हैं तो हमें ईश्वर द्वारा प्रदत्त उपहार के रूप में कुछ अंक जन्म तिथि के रूप में। जी हाँ, अब वह जन्म तिथि हमारे लिए कितना लाभकारी होता है, और उसमें कुछ अंक लुप्त भी होते हैं, कुछ अंक दोबारा भी आते हैं। ये सब ईश्वर की महिमा है और हमारे पूर्व जन्मों का कर्म। अब अंक जो है हमें जो मिले और जो मिसिंग है, जिसकी ऊर्जा हमें नहीं मिल रही, उन अंकों की व्यवस्था करनी। तो जो ये जो ईश्वर द्वारा प्रदत्त अंक हुए, ये तो हमारे लिए जो है सो स्थायी होंगे, और उनसे कुछ अंक निकल कर आते हैं। जैसे जब भी जो अंक ज्योतिष का मूल सिद्धांत है कि जब भी दो अंकों का समूह होगा तो उसे जोड़कर एक अलग में परिवर्तित करें। तिथि और माह दो एक एक अंक के भी हो सकते हैं, दो अंक के भी हो सकते हैं, और वर्ष 4 अंकों का। तो इनसे जिन अंकों का निकलता है वह है मूल पहला मूलांक या ड्राइवर, जो कि जन्म तिथि से निकलता है। जन्म तिथि, माह और वर्ष सभी को जोड़कर एक अलग में परिवर्तित करके जो अंक निकलते हैं वह भाग्यांक कहलाता है, कंडक्टर कहलाता है। ड्राइवर और कंडक्टर जिस तरह से बस को चलाने के लिए उसमें तालमेल जरूरी है, उसी तरह जीवन के बस को चलाने के लिए भी ड्राइवर और कंडक्टर का अंक जो होता है उसमें आपस में तालमेल जरूरी है, मित्रता जरूरी। अंक ज्योतिष के लिए जन्म तिथि से हम कुछ और अंक निकालते हैं, जैसे एंजल नंबर, वह वर्ष से निकलता है। वर्ष के अंकों को जोड़कर एकल अंक में परिवर्तित कर पुरुषों के लिए 11 से उस 11 में से उसको हटा देते हैं, वह एंजल नंबर निकलता है। महिलाओं के लिए 4 उसमें जोड़ देते हैं, वो है एंजल नंबर। अचीवमेंट नंबर होता है जो कि जन्म तिथि पर एक तारीख को और माह को जोड़कर एकल अंक में परिवर्तित करते हैं, वह हमें अचीवमेंट नंबर बताता है। ड्राइवर हमारी इनर पर्सनालिटी बताता है, हमारे व्यक्तित्व को बताता है, हमारी चरित्र को बताता है। कंडक्टर भविष्य की मार्ग दिशा को निर्धारित करता है। अचीवमेंट नंबर हम दुनिया को कैसे दिखते हैं वह बताता है। तो ये सभी हम अंक ज्योतिष जन्म तिथि से ही निर्धारित करते हैं, जो कि स्थायी होते हैं। अब प्रश्न उठता है कि यदि हमारे अंक कुछ मिसिंग है या असंतुलित है, फिर कैसे उसे हम संतुलित करें। यहाँ अब आता है रोल डायनेमिक अंकों का, जिसे हम बनाते हैं। और हमारा बनाने वाला सबसे पहला अंक जो होता है, जो या तो हम नहीं बनाते, किंतु हमारे अभिभावक बनाते हैं, दादा दादी बनाते हैं, नाना नानी बनाता है, जो कि नामांक होता है। आप आश्चर्यचकित होंगे नामांक कैसा, ये तो नाम में अक्षर होते हैं, फिर ना अंक कैसा। यहाँ हर अक्षर के अंकीय मूल्य होते हैं, और वही अंकीय मूल्य नामांक में परिवर्तित करता है, क्योंकि जो अक्षर प्रयुक्त हुए उनके अंकीय मूल्य से उसे परिवर्तित कर फिर जोड़कर एकल अंक में परिवर्तित करते हैं, और यह सुनिश्चित करते हैं कि जो नाम का पहला अक्षर हो और नामांक हो, ये दोनों मूलांक और भाग्यांक का सत हो नहीं। तो आप जानना चाहेंगे कि अंक हुए अक्षरों के और अंकीय मूल्य, ये आपके समझ प्रस्तुत है। आज जो हमने लिया है जन्मतिथि, ये प्रभात प्रभात सर का है, जो कि प्रथम झारखंड की राज्यपाल है। उनकी जन्मतिथि आज है। अब आप जानना चाहेंगे कि आखिर जो हमने चर्चा की मूलांक और भाग्यांक का शत्रु अंक नामांक नहीं हो, क्योंकि नाम जो होता है वह हम जरूर बनाते हैं, लेकिन यह स्थायी होता है और जीवन भर यह ऊर्जा देता है, बार बार इसे बदला नहीं जाता। तब आप जानना चाहेंगे कि आखिर अक्षरों के अंकों के शत्रु अंक कौन से। यहाँ आपके समझ प्रस्तुत अंकों के शत्रु अंक। 1 के 8, 2 के 4 6 8 9, 3 के 6, 4 के 8 9 4 2, 6 के 3 9, 7 के 7 9 3 8 के 1 2 9 4 8, और 9 के 6 4 2 8। आप इसमें देखेंगे कि 4 7 8 और 9 ऐसे अंक हैं जो कि अपने ही अंक को शत्रु मानते हैं। इसलिए मूलांक और भाग्यांक अगर 4 हुआ, मूलांक भाग्यांक 7 हुआ, मूलांक भाग्यांक 8 हुआ, मूलांक भाग्यांक 9 हुआ, लगेगा कि ये तो दोनों एक ही अंक हैं, एक ही ग्रह स्वामी है, लेकिन नहीं, ये आपस में दुश्मन। इसी तरह से एक अलग अलग सूची है जो कि आपको बताया जा रहा है
कि मूलांक वाक्यांक आपका यदि 1 से 9 तक है तो उसके आपके नाम का पहला अक्षर नहीं होना चाहिए, जो कि सूचीबद्ध है, क्योंकि इससे शत्रुता होता है। अब ये आज का जातक का 5 का जो मूलांक है, यह सभी के लिए उपयोगी है, क्योंकि सभी अंक के लिए बराबर। 5 और 2 का संबंध बहुत अच्छा होता है। 2 का इनका नाम का अक्षर 5 गया, ये भी सही है, लेकिन 2 का नाम का पहला अक्षर आप देखें 8 है, जो कि इसी तरह से हम शत्रुओं को पहचान कर नाम, अगर बच्चे का नामकरण कर रहे हैं तो आरंभ में ही ऐसा नाम देते हैं, ताकि जीवन भर से शुभ ऊर्जा देते रहे, उसकी शुभता बनी रहे। इसके बाद हम उसे सिखाते हैं, क्योंकि सीखना बहुत आसान है कि कोई भी अंक जीवन में प्रयुक्त करें, कौन कौन के अंक उनके लिए उपयुक्त नहीं है, यह सुनिश्चित करें। इन्हीं शब्दों के साथ अब आज जो दिन है वह कैसा है, सभी मूलांक और भाग्यांक के लोग, यानी जिनका आज का मूलांक 5 होता है, भाग्यांक 6 होता है। मूलांक 6 का भाग्यांक 6 का विभिन्न मूलांक वाले लोगों से कैसा संबंध है, वह आज देख। तो आप देखें कि पूरी सूची आपके समक्ष प्रस्तुत है। 6 की शत्रुता 3 से और 9 से ज्यादा है। 2 के साथ तटस्थ। तो हम कह सकते हैं कि ऐसे जातक जिनका जन्म 1-10-19-28 को हुआ है, 2-11-20-29 को हुआ है, 4-13-22-31 को हुआ है, 5-14-23 को हुआ है, 6-15-24 को हुआ है, 7-16-28 को हुआ, 8-17-26 को हुआ, किसी भी माह का, उनके लिए दिन शुभता के संकेत हैं। वहीं जिनका जन्म 3-12-21-30 को हुआ है, किसी भी माह का, या 9-18-27 को हुआ है, उनके लिए आज दिन शुभता के संकेत नहीं है, क्योंकि 6 उनके लिए शत्रुता। तो ये रहे सूची, शुभता और अशुभता। इस तरह से हमारी प्रस्तुति यहाँ पर समाप्त होती है। आप हमारे साथ बने रहे, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आशा करते हैं हर प्रस्तुति आपके लिए ज्ञानवर्धक और उपयोगी होगा। यदि इस प्रस्तुति का आप पहली बार देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, साथ ही साथ नोटिफिकेशन बटन को दबा दें, ताकि हमारे हर प्रस्तुति की सूचना आपको मिल सके और आप लाभान्वित। आप सबों से, नए पुराने सब्सक्राइबर सभी से अनुरोध है कि साझा करें प्रस्तुति को अपने मित्रों परिजनों का शुभेच्छुओं के संग, ताकि वे भी विभिन्न भागों से ज्ञान अर्जन कर, प्रस्तुति के विभिन्न भागों से ज्ञान अर्जन कर अपने आप को लाभान्वित कर सकें और उपयोग, यह प्रस्तुति उनके लिए उपयोगी हो सके। इन्हीं तथ्यों के साथ हम आपसे विदा लेते हैं। आज का दिन आपका शुभ हो। जय सूर्य।